7 जापानीज टेक्निक्स जो आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को जमीन से आसमान पे ले जाएगी। एक एक टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और इन 7 में से आपके लिए कौन कौन सी टेक्निक काम आ सकती हैं ये आप भी नहीं जानते हो। सबसे पहली टेक्निक का नाम है शोशिन। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बिकॉज ये जापानीज वर्ड्स हैं, बट पहली टेक्निक यानी कि शोशिन का एक्चुअल मतलब है बिगिनर्स माइंड। यानी कि जब भी आप अपने डेस्क पे जाओ, पढ़ाई करने बैठो, तो आपको अपना जो माइंड है वो एक बिगिनर की तरह रखना है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको ये मान के चलना है कि आपको कुछ नहीं आता, नहीं, लेकिन आप जिस भी टॉपिक से आज पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, आपका दिमाग एक बिगिनर्स माइंड की तरह काम करना चाहिए। आओ जरा समझते हैं। मान लेते हैं एक चैप्टर के अंदर 20 टॉपिक्स हैं, आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए अच्छे से, आज आप 11वें टॉपिक से शुरू करने वाले हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले 10 टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे, नहीं। अगर आप 11वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो उस टॉपिक को आपने पहले कहीं ट्यूशन में, यूट्यूब पे, स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आज आप 11वें टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो अपने आप से, खुद से, तो आपको यह मान के चलना है कि आपको उसमें कुछ नहीं आता। इसको बोलते हैं बिगिनर्स माइंड। इससे फायदा क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, बिगिनर्स माइंड से एक आपके पास आप ओपन रहते हो नए टॉपिक्स को लेके। जब आप ऐसे बोलते हो ना कि मुझे आता है, तो आप उसको ऊपर से पढ़ते हो और आप वेलकम नहीं कर पाते हो कि नई चीज मैं उसमें कुछ सीखूंगा जो कि बहुत यूजफुल है और छोटे छोटे क्वेश्चंस में मार्क्स आपके इंक्रीज कर सकती है। ईगरनेस तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ईगर रहते हो चीजों को जानने के लिए अगर आप एक बिगिनर्स माइंड की बात करते हो। लेकिन सबसे जरूरी जो मुझे लगता है वो है लैक ऑफ प्री कंसेप्शंस। यानी जब हम लोग एक बिगिनर माइंड से पढ़ते हैं तो हम अपने खुद के कुछ मिसकंसेप्शन नहीं बना लेते। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं टॉपिक पहले पढ़ चुका हूं तो हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ये बना लूं कि हाँ यार ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है, इसका खुद से आंसर ये है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शायद आप में से कुछ बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है उसका आंसर होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, बट आपने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पॉइंट इज कि दोनों आंसर सही हो सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन क्योंकि आपने बिगिनर माइंड से पढ़ाई नहीं करी थी, तो आपने खुद से एक मिसकंसेप्शन बना लिया कि इसका आंसर ये होगा और आपको लग रहा है वो सही भी है। तो यहां ये गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप एक बिगिनर माइंड से पढ़ेंगे। तो जब भी आप अपने डेस्क पर जाके बैठे, आपको शोशिन टेक्निक फॉलो करनी है, यानी आपको अपना दिमाग एक बिगिनर जैसा रखना है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगेन एग्जांपल के तौर पर, जब मार्शल आर्ट्स में मास्टर अपने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है, तो इस टेक्निक का बहुत वहां पे फॉलो किया जाता है। वहां पे हर एक स्टूडेंट को यह बोला जाता है कि आपको एक बिगिनर्स माइंड रखना है, यानी आपको ऐसा मानना है कि आपको कुछ नहीं आता, आप सब कुछ स्टार्टिंग से सीख रहे हो। या आज जो टेक्निक आप सीख रहे हो, पंच मारना, ऑब्वियस सी बात है पंच मारना आपको भी आता है, मुझे भी आता है, लेकिन वहां सिखाया जाता है कि मान लो तुम्हें पंच मारना आता ही नहीं है, तो आज हम सीखेंगे कि पंच एक्चुअली मारते कैसे, स्टार्टिंग से, हाथ यहां से यहां ला रहे। तो इसी अप्रोच को आपको अपने पढ़ाई में भी फॉलो करना है। सेकेंड टेक्निक है हमारे पास 5S फॉर स्टडिंग। बहुत ज्यादा छोटी बात है लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाली है। यानी हम 5S के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकता है, प्रोडक्टिविटी को भी। जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास सेरी। सेरी का मतलब क्या होता है? समझना। देखो, जैसे मैं अभी इस कमरे में हूं, इस कमरे में मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो मुझे अभी इस कमरे में नहीं चाहिए, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन मेरी स्टडी टेबल पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। द पॉइंट इज, आप अगर जहां भी बैठ के पढ़ते हैं, उस टेबल पे, उस एनवायरनमेंट में कोई भी अगर आपकी ऐसी चीज है जो आपको नहीं चाहिए वहां पे, जिसकी जरूरत नहीं है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो कोई मैगजीन हो जिसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी और चीज हो, चाहे वो लेट अस सपोज दोस्तों के साथ कोई फोटो भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर दोस्तों, जैसे कि अगर मैं कोई दोस्त की फोटो देखता हूँ, कोई ग्रुप की फोटो देखता हूँ, तो कभी कभार मैं उसकी कहानियों में चला जाता हूँ कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, अरे यार यहाँ पे हुआ था, यार वो भी क्या पल थे, यार वो भी क्या दिन थे, यार वहाँ पे ये बात हुई थी। तो प्रोडक्टिविटी लूज हो जाती है। तो टेबल पे अगर आपको लगता है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेट अस सपोज आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो मैथ्स की एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा किताबें, रजिस्टर, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड, जो भी आपको चाहिए वो सब आपके सामने है। लेकिन जिन चीजों की जरूरत नहीं है, लेट से अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की किताब वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स की किताब अगर सामने होगी तो हो सकता है आपका मन कर जाए, अरे हाँ यार कल टीचर ने ये वाली बात कही थी, और एक बार चेक कर लेता हूं, तो आपकी मैथ्स की प्रोडक्टिविटी लूज हो गई ना। तो टेबल में जो भी अननेसेसरी चीजें आपके लिए पड़ी हुई है वहां पे,
उनको वहां से इसी वक्त हटा दो। ये है हमारा पहला एस। सेकंड है हमारे पास साइट ऑन। अब ये साइट ऑन क्या होता है? तो साइट ऑन का मतलब होता है इज पुटिंग ऑल द नेसेसरी आइटम्स इन द ऑप्टिमल प्लेस। यार देखो यार, कभी आपने अपने किचन में जाना, देखना मम्मी ने, पापा ने, या जो भी आपके घर में किचन संभालता है, उसने किचन को कितने ऑप्टिमल तरीके से संभाल रखा है। जो चीजें सबसे ज्यादा चाहिए वो सबसे ज्यादा रीचेबल जगह पे हैं। मसाले हो गए, ग्लास हो गई, प्लेट हो गए, चम्मच हो गए, पतीले हो गए, ये सबसे रीचेबल जगह पे रखे हुए उन्होंने। लेकिन वहीं पे जो चीजें बहुत कम चाहिए, जैसे बड़े पतीले, लोहे की कढ़ाई, जग, या कोई भी, या फिर क्रॉकरी सेट, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं जो हमें सुना के जाते हैं, उनके लिए जब हम लोग डिनर करते हैं तो हम एक अच्छा क्रॉकरी सेट निकालते हैं जो मम्मी ने दूर रखा हुआ है, पापा ने दूर रखा हुआ है, लेकिन बाकी सब चीजें तो रीचेबल है ना। तो आपका जो डेस्क है वो भी बहुत ऑप्टिमल प्लेसेस पे सामान अरेंज होना चाहिए। जो आपको लगता है मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, वो टेबल पे या तो होना ही नहीं चाहिए, आपकी निगाहों से दूर होना चाहिए, लेकिन बाकी सब चीजें रीचेबल होनी चाहिए। मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत बार, पढ़ाई कर रहे हैं, अरे यार पेंसिल रह गई, ठीक है, अरे यार इरेजर रह गया, वो दूर रखा हुआ है। जो चीज चाहिए वो बहुत दूर रखी हुई है, तो ऑप्टिमल जगह पे होनी चाहिए। इसके बाद है साइसो। साइसो का मतलब होता है सफाई और क्लीनिंग। ये क्यों जरूरी है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। जापानीज स्कूल के अंदर बच्चों से उनके खुद के क्लासरूम साफ करवाए जाते हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, मैंने खुद के क्लासरूम को सफाई की हुई है हमारे क्लास के बच्चों ने मिलके। और जब हम लोग क्लासरूम को खुद साफ करके बैठते थे ना, पढ़ाई का अलग आनंद आता था, मजा आता था। तो अगर आप अपने पढ़ने के एरिया को खुद साफ करोगे, जैसे जब भी मुझे कोई अच्छी जैसे वाली वीडियो मुझे आज शूट करनी थी, मैंने इस बोर्ड को साफ किया, कसम खा रहा हूं जितना मैं कर सका, अलग फीलिंग आती है। तो द पॉइंट है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो अपने एरिया में, उस स्टडी टेबल में, या आसपास, या अपने कमरे को, कभी कभार घर को भी आप अच्छे से साफ करोगे ना। अब यहाँ पे देखो, टूल्स, वर्क प्लेस, मशीनरी, हर फील्ड की बात हो रही है, ये वीडियो हर फील्ड के लिए। बट द पॉइंट इज आपको अपने वर्क प्लेस को टाइम टू टाइम साफ करना है, उसको डस्टिंग वस्टिंग सब प्रॉपर तरीके से करते रहना है। चौथे के बात करें अगर हम लोग, तो शिकित्सु। शिकित्सु क्या मतलब क्या होता है? जो पहले 3 एस हमने पढ़े, उसका भी आपको स्केड्यूल बनाना है कि यार ठीक है, मैं हर लेटर से थर्सडे को मैं सफाई करूंगा, या अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है तो ठीक है, मैं रोज़ इतने बजे सफाई करूंगा। इससे ना एक स्केड्यूल बनेगा उन 3 एस का भी। या ठीक है, मैं ना हफ्ते में एक बार पहले वाले एस पे काम करूंगा, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए इकट्ठी हो गई उनको वापस से हटा दूंगा। यार मैं हफ्ते में ना 2 बार सेकेंड वाले एस के ऊपर काम करूंगा कि जो चीज़ें मेरी ऑप्टिमल जगह पे नहीं है उनको ऑप्टिमल जगह पे लगाऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मुझे पता है इसमें आपके दिन के आधा घंटा तो लग जाएगा, लेकिन वो आगे जाके आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। एंड लास्ट एस बट नॉट द लीस्ट, वो है शित्सुके। शित्सुके का मतलब क्या होता है? टू सस्टेन द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय सेल्फ डिसिप्लिन। ये बड़ी गहरी लाइन है। डू विदाउट बीइंग टोल्ड। अगर आपने पढ़ाई करना बिना किसी के बोलने पे शुरू कर दिया ना जिस दिन, उस दिन आप दुनिया के 50% बच्चों से तो ऑटोमेटिकली आगे हो गए। मेरा यकीन मानो, यही एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच का डिफरेंस होता है। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया बिना किसी के कहने पे, ये है भाई साहब प्रैक्टिस शित्सुके की। यानी अगर आपने वो काम, पढ़ाई की बात हो रही है, बिना किसी के कहने पे स्टार्ट कर दिया है, तो आप 50% बच्चों से तो पहले ही आगे निकल चुके हो। नंबर आए ना आए, आप जीवन में तो उनसे आगे निकल ही गए हो। 50% लोगों से सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि धरती पे 50% लोग तभी काम करते हैं जब उन्हें बोला जाता है। तो कैसे अलग बनोगे? जब आप बिना बोले काम करना शुरू कर दोगे। 5 ऐसे फॉलो करना है। सेकंड टेक्निक हुई है। थर्ड टेक्निक पे चलते हैं। थर्ड टेक्निक का नाम है इटोवॉन मेथड। अब इटोवॉन मेथड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ऐसे प्रकार की पढ़ाई पे बहुत बिलीव करता हूं, और वो है पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी को लेके आना। इटोवॉन मेथड कहता है कि यूज करो यूनिक मेथड, यानी कि फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं जिनको नहीं पता? छोटे छोटे कार्ड्स में छोटे छोटे टॉपिक्स बनाना, लेकिन आपको फ्लैश कार्ड्स में भी क्रिएटिविटी दिखानी है। लेट अस सपोज आपका ये फ्लैश कार्ड है, तो फ्लैश कार्ड में आगे क्वेश्चन लिख दो। मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल पे, हमारे साइंस एंड फन 9-10 चैनल पे, जहाँ पे मुझे एक बहुत यूनिक खिलौना मिला है, और वो कैसे पढ़ाई में आपको बिजी कर देगा। आप खेल खेल में इतना मजेदार सीख जाओगे, मजा आ जाएगा। फ्लैश कार्ड कैसे बना सकते हैं? आप फ्लैश कार्ड में आगे लिखोगे क्वेश्चन,
और पीछे ना उसका आंसर लिखोगे और आंसर के साथ साथ बहुत ज्यादा बेसिक डिटेल्स। देखो इससे दो फायदे होंगे, एक तो जब आप फ्लैश कार्ड बना रहे होगे तब भी वो टॉपिक आपको याद हो रहा है। सेकेंडली आपने ऐसे 20 फ्लैश कार्ड एक टॉपिक के बना के रख दिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में सुना था मैंने कि जब आप एक चैप्टर को एज अ होल पढ़ते हो तो उसके याद रहने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू आप उस चैप्टर को अगर 20 टॉपिक्स में या जितने भी टॉपिक्स में 25 टॉपिक में, कभी कभार 50, कभी कभार 10 टॉपिक्स में डिवाइड कर दो। तो एक तो आपका वो टॉपिक, लेट अस सपोज, मैं फिर से एग्जांपल लूंगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे 10th या उसके बाद क्लास के ही होंगे, तो 10th क्लास का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर, तो आपने एक फ्लैश कार्ड प्रॉपरली बना दिया सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन, गिव एग्जांपल, पीछे उसका आंसर है और साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशन भी है कि ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशन क्या होती है, रिडक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है। तो एक तो आपको एक्टिव रिकॉल मिलेगा, यानी उन फ्लैश कार्ड्स को आप जब भी दोबारा देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो मैंने बना रखा है यार, क्या बात कर रहे हो। अब मुझे पता है ना इस पीपीटी में आगे क्या आना है, क्यों? क्योंकि पीपीटी मैंने खुद बनाई है। लेकिन अगर मैं ये कहीं मतलब पीपीटी खुद बनाई है मतलब ऑब्वियस सी बात है कंटेंट इंटरनेट से लिया है, लेकिन बनाया तो खुद है ना, तो मुझे पता है आगे क्या आने वाला है। लेकिन अगर किसी ने पीपीटी मुझे बना के दी तो मुझे नहीं पता आगे क्या आने वाला है, तो मुझे वो रिकॉल नहीं करना, मुझे पढ़ना है। लेकिन फ्लैश कार्ड से आप रिकॉल कर सकते हो। तो फ्लैश कार्ड बनाओ बनाओ बनाओ। आपको लग रहा होगा सर ये काम तो लड़कियां लौंडों को लग रहा होगा ये काम तो लड़कियां करती हैं। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, करके देखो, एक हफ्ता फ्लैश कार्ड से पढ़ के देखो, मजा ना आए आपको एक इंटरेस्ट जागेगा, एक नई चीज आपके लाइफ में ऐड ऑन होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो भैया ध्यान रखें, एक तरफ क्वेश्चन एक तरफ आंसर, आंसर के साथ साथ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपको लंबे समय तक याद करने में हेल्प करेंगी। तो ये हुई थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक में 3M आ रहे हैं, यानी कि मुद्दा, मुरा एंड मुरी। अब ये तीन चीजें क्या हैं और ये तीन चीजें आपको अपने जीवन से एलिमिनेट करनी है, यानी निकाल देनी है। अभी तक जो चीजें पढ़ रहे थे उनको आपको अपने जीवन में लाना है, लेकिन इन तीन चीजों को आपको अपने जीवन से निकाल देना है क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी एफिशिएंसी को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। आओ एक एक को समझते हैं। सबसे पहले M की बात करते हैं, यानी कि मुद्दा। मुद्दा का मतलब होता है अपना टाइम वेस्ट करना ड्यूरिंग पढ़ाई। अब मैं आपको समझाता हूँ टाइम वेस्ट का मतलब। मैं मोबाइल, इंस्टाग्राम इसकी बात नहीं करने वाला हूँ, वो सब आप जानते हो, 20 जगह आप सुन चुके हो, आपको पता है वहां पे टाइम वेस्ट हो ही रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ते वक्त टाइम कैसे वेस्ट होता है, मैंने एक चीज नोटिस की थी अपने खुद के साथ, और वो है माइंडलेसली रीडिंग। मैंने नोटिस किया था कि मैं कभी कभार जब नॉर्मल किताबें, पढ़ाई मेरी खत्म हो चुकी है, मैं फिर भी कुछ किताबें जब पढ़ता हूं तो मैंने क्या नोटिस किया था कि मैं एक पूरा पेज पढ़ लेता हूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान कहीं और होता है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना ये आपके साथ हुआ ही होगा, 101%। हर बच्चे के साथ ये जीवन में हुआ होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, दाढ़ी काट लूंगा। वहां पे आपने नोटिस किया होगा, आप एक पेज पढ़ रहे हो, आप पेज पूरा पढ़ लेते हो, एंड पे पहुंचने के बाद आपको लगता है अरे यार मेरे को तो ये पूरा पेज मैंने बस पढ़ा है, मैंने सुना तो है नहीं, अपने अंदर समझा तो है नहीं। फिर आप उसे पेज को दोबारा पढ़ते हो। तो इसके लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। वीडियोस में आगे बताऊंगा, और वीडियोस लाएंगे कंसंट्रेशन को कैसे इंप्रूव करें। बट अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस पे आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। ये बहुत अलग टॉपिक है कि इसे कैसे रोकें, लेकिन इसे आपको रोकना होगा मेडिटेशन से, कंसंट्रेशन से, अगेन अपने एनवायरनमेंट को साफ रख के, अगेन बिगिनर्स माइंड करके आपको माइंडलेसली रीडिंग या ऐसी कोई भी टाइम वेस्ट जो आप पढ़ाई के दौरान कर रहे हो उसे हटाना होगा अपने जीवन से। सेकंड M आता है हमारे पास मुर्रा। मुर्रा का मतलब होता है अनइवननेस इन द स्टडी पेस। अरे भाई साहब, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्रैम्पिंग बिफोर एग्जाम। सुनो, आपने सब ने सुना होगा, मुझे दोबारा बोलने की शायद जरूरत भी नहीं थी, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि क्या 3 महीने का खाना एक दिन में खाया जा सकता है? आंसर है नहीं। आप सब ने ये बहुत बार अपने टीचर सुना है और ये सत्य है। हम लोग पूरे साल या पूरे 6 महीने या पूरे 3 महीने कुछ नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा 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 पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे एग्जाम आते हैं उससे पहले हम लोग रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। पेरेंट्स कहते हैं दिन रात एक कर दिया, ऐसे नहीं होता। एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, स्प्रिंटर नाम की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं। उस सीरीज में ना स्प्रिंटर यानी रनर्स के ऊपर एक कहानी है, कैसे 30 सेकंड की रेस के लिए अपने जीवन के 4 साल लगा देते हैं। रोज उतनी ताकत से भाग रहे हैं जितना रोज भाग रहे हैं। 3 महीना भी उतनी ताकत से भाग रहे हैं, 6 महीना भी उतनी ताकत से भाग रहे हैं, 1 साल भी उतनी ताकत से भाग रहे हैं, 4 साल भी ताकत से भाग रहे हैं।
ऐसा थोड़ी है कि यार मेरी रेस तो अभी 4 साल दूर है, ऐसा करता हूँ अभी नहीं भागता, लास्ट के 1 साल में एफर्ट मार लूंगा। फिर तो भाई साहब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत गए, फिर तो आप बन गए उज़ैन बोल्ट। उज़ैन बोल्ट बनना, पढ़ाई में तो आप करना है, अपनी पेस पे कंट्रोल करो, रोज पढ़ना होगा आपको, इंटरवल्स में पढ़ना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि पेपर के टाइम पे अपने एफर्ट्स को बढ़ा देने से कुछ हो जाएगा। और लास्ट आता है मुर्रे, यानी कि ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब होता है टेकिंग ऑन टू मच एट वंस। भैया जोश आ गया, ये वीडियो देख ली, कोई और वीडियो देख ली, जोश आ गया और एक ही दिन में कहा मैं तो आज 20 घंटे पढ़ लूंगा। पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे तो ओवरलोड भी नहीं लेना है आपको। ये इसका अगली एक टेक्निक आने वाली है कि कैसे हम अपने आप को पढ़ाई के बीच बीच में रिलैक्स कर सकते हैं। ओवरलोड नहीं लेना है। ओवरलोड बिल्कुल लोगे तो आपकी एफिशिएंसी लूज ही होगी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप एक बड़ी कंपनी खोलते हो, उसमें आपके अंडर 5000 लोग काम करते हैं, तो कैसे वर्कर रखना चाहोगे जो 16 घंटे लगातार काम करने के लिए तैयार हैं, या 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में अलग अलग लोगों के बुलाओगे? मुझे पता है आपने आंसर क्या दिया है, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में बुलाओगे, क्योंकि दुनिया ऐसे काम कर रही है। 16 घंटे लगातार कोई इंसान अपनी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। मोटिवेट होके 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा। डिसिप्लिन हमेशा ताकतवर रहता है ओवर मोटिवेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ओवरलोड नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखो। तो ये 3 M अपने जीवन में लेके आओ, मुर्रा, मुदा एंड मुर्री। भाई साहब जीवन बदल सकते हैं। 5वीं टेक्निक, और मैं कहूंगा 100% इससे सहमत हूं, और वो है शिनरिन। मैं खुद इसे फॉलो करता हूं और आजकल तो बहुत ज्यादा। शिनरिन का मतलब बेसिकली आप फॉरेस्ट बेदिंग बाथिंग से कह सकते हो। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका मतलब जंगल जाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखो, हम सब इतना तो जानते हैं कि हमें पढ़ाई के बीच में गैप लेना है, ये कोई नई बात तो है नहीं, गैप लेना बड़ा जरूरी है। मान लेते हैं कि आपके इंटरवल सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। टाइम टेबल के ऊपर भी आगे वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे। अब मैं ऐसी वीडियोस डालना चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो ढेरों किताबें पढ़ी हैं उन नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने 2-2 घंटे के इंटरवल में बीच में गैप लिया आधे घंटे का। अब उस आधे घंटे के गैप में मुझे पता है यार, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चलाना आपके लिए ज़रूरी है। मैं कभी भी इस पे बिलीव नहीं करता कि आप मत चलाओ, ठीक है। अगर आपको बहुत एडिक्शन है, मैं खुद चलाता हूँ, तो आप चला सकते हो, वहाँ पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो खासकर आपके अर्ली मॉर्निंग वाले ब्रेक्स हैं, अर्ली मॉर्निंग वाले ब्रेक्स या फिर शाम वाले ब्रेक्स, दोपहर के तो नहीं कहूँगा, लेट नाइट तो नहीं कहूँगा, जो वो आधे घंटे का ब्रेक है ना, आपके घर के पास कोई भी अगर पार्क है, अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आसपास कुछ नेचर अवेलेबल है, अगर आप उत्तराखंड या कश्मीर साइड से ये वीडियो देख रहे हो, या अगर आप दिल्ली से भी देख रहे हो जहाँ पे नेचर खास कुछ है नहीं, जो है वो भी हम तबाह कर रहे हैं, तो कोई पार्क होगा बढ़िया सा, या आपकी घर की छत होगी। आपको नेचर में समय बिताना है, ना कि आपको गैजेट्स, मोबाइल फोन में। अगर आप दिन में 5 ब्रेक लेते हो, 3 ब्रेक लेते हो, तो उन 3 ब्रेक में से लेट अस सपोज एक में आप इंस्टाग्राम चला लो, मजाक नहीं है, ऐसा नहीं, चला लो, ठीक है। लेकिन आपको अपने दिन में 1-2 कम से कम ब्रेक ऐसी जरूर रखनी है जहां पे आप नेचर, अब फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब, बेदिंग का मतलब जंगल जाना नहीं है, आपको नेचर में जाना है। वॉक इन नेचर, सुबह सुबह हो, घास पे चलो नंगे पैर। मैं आजकल मॉर्निंग में साइकिलिंग कर रहा हूँ, 4:30-5 बजे साइकिल पर जाता हूँ, सुबह अंधेरा ही होता है लगभग। 2 दिन से नहीं जा पा रहा बिकॉज बारिश चल रही है, तो थोड़ा लेट जाता हूँ, लेकिन वैसे 4, 4:30-5 बजे उठता हूँ और साइकिलिंग पे निकल जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, निकल जाता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ ना, तो मैं बहुत अलग थॉट प्रोसेस से आता हूँ। मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि कुछ लोग अपने काम पे निकले हुए हैं, मैं सुबह सुबह देख रहा हूँ कि कैसे सनराइज हो रहा है, नेचर की ताकत आपको सुबह, क्योंकि दुनिया शांत होती है, उस दौरान आप अपने अलग माइंड सेट से आते हो, और जो फिर एफिशिएंसी बढ़ती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बार करके देखना, मजा आ जाएगा। शिनरिन को फॉलो करना जरूरी है। शिनरिन योकू आप कह सकते हैं, फॉरेस्ट बेदिंग, या फिर नेचर में भाई साहब घूमना, मजा आ जाएगा। अब लास्ट 2 टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, और 7th वाली के ऊपर तो भाई साहब दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताब भी बनी हुई है। लेकिन 6 पे आते हैं पहले, और बात करते हैं हम लोग वैन पेकू की। वैन पेकू का मतलब होता है प्लेफुल लर्निंग। साइंस एंड फन इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, और यहाँ पे लिखा आएगा कि भैया हम लोगों को अपनी पढ़ाई के अंदर, देखो प्लेफुल लर्निंग का मतलब हंसी मजाक नहीं होता है सिर्फ। जैसे कि हमने साइंस एंड फन पे टॉपर्स का एक पॉडकास्ट डाला था, उसमें से एक बच्चा था जो एक बहुत एवरेज बच्चा था,
और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ गूगल मीट पे कनेक्ट करना शुरू किया। आप वो पॉडकास्ट देखना, उसमें उसने क्या किया कि मॉर्निंग में वो अपने आप को व्हाट्सएप पे 4-5 दोस्त थे, एक टास्क दे दिया करते थे कि भैया आज रात को ये टास्क पूरा करके आना है और हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। रात को वो लोग अपने सारी क्लासेस से फ्री होके गूगल मीट पे, जूम पे कनेक्ट करते थे और वहां पे एक दूसरे सवाल पूछते थे। जो आंसर नहीं देता था ऑब्वियस बात है, एक दूसरे की बेइज्जती करते, टांग खींचते थे। दैट इज बेसिकली प्लेफुल लर्निंग। कितना मजा आता है। हम अपने दोस्तों से बेकार की बातें करते हैं, इन बेकार की बातों को कुछ वर्ड बोलते हैं, मैं यहाँ बोलूँगा नहीं अभी, और वहाँ पे हम अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई की बातें हो रही होंगी तो कितना प्लेफुल लर्निंग हो जाएगी। जैसे कि आप पजल्स बना सकते हो। मैंने आपको बताया मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और वहाँ पे बताऊंगा कि मेरे पास एक पजल आई है जो पूरी पीरियोडिक टेबल को आपको चुटकियों में याद करवा देगी। तो आप कुछ गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू, इंटरैक्टिव सेशंस एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे, हम क्या करते थे, 4 दोस्त 5 पर्चियां बनाते थे। जैसे मान लो आज एक चैप्टर हुआ, लेट्स से अगेन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके 5 टॉपिक्स के क्वेश्चन लिख दिए और पर्ची के बोल में पर्चियां डाल दी और पर्ची उठानी है और जो पर्ची आपकी आएगी 4 दोस्तों के सामने खड़े होकर उस टॉपिक के बारे में आप बताओगे, जो भी आपके मन में है, जो भी आपने सीखा है। फिर बाकी दोस्त इसमें इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे। कितना मजेदार टॉपिक है, प्रोडक्टिविटी को यहाँ ले जाएगा अगर ये पॉसिबल है। मुझे पता है सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि बस दोस्तों के साथ पढ़े, पजल बनाए, गेम बनाए, घर वालों के साथ करे, बट अगर ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं लास्ट वाली टेक्निक पे आऊँ और वो है इकिगाई, मुझे लगता है आप सबने वर्ड सुना है, ये बहुत अच्छा और मोटिवेशनल तरीका है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। अपनी लाइफ में जब भी पढ़ने बैठो, आप लॉन्ग टर्म गोल भी अपने दिमाग में रखो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, पढ़ाई क्यों जरूरी है, मुझे पढ़ के आगे बनना क्या है, मुझे किस प्रोफेशन में जाना है, मैं एक्चुअली क्या मिशन से पढ़ने बैठा हूं। ये आपके दिमाग में बहुत जरूरी होना चाहिए। अपनी पढ़ाई को अपने लाइफ के गोल्स के साथ कनेक्ट करो कि भाई देख, अगर मैंने आज पढ़ाई की और अगर मेरा गोल एनडीए में जाना है तो मैं उसके करीब जा रहा हूँ, मेरा गोल इंजीनियर बनना है तो मैं उसके करीब जा रहा हूँ, आईआईटी में एडमिशन लेना है, मुझे नीट क्रैक करना है तो मैं उस गोल के, मुझे एम्स में एडमिशन लेना है तो मैं उस गोल के करीब जा रहा हूँ, मुझे अगर टीचर बनना है तो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। द पॉइंट इज, जब भी पढ़ने बैठो सामने लिख दो व्हाट इज योर इकिगाई। आपका लाइफ में रीजन फॉर बीइंग देयर क्या है। मैं कह रहा हूं बड़ा बड़ा सामने चिपका दो कि आप पढ़ने बैठे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या माँ बाप के सपने पूरे करने, क्या घर वालों को उन हालात से बाहर निकालना, क्या कोई गाड़ी खरीदनी है, क्या टीचर बनना है, क्या डॉक्टर बन के दुनिया की सेवा करनी है, क्या एनडीए में जाके देश का भला करना है, या बहुत 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 सारा पैसा कमाना है। जो भी आपका पढ़ाई करने का रीजन है सामने लिख दो। रोज जब बैठो अपने सीट पे तो उसको देखो, उस माइंडसेट से पढ़ो, आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो ये 7 टेक्निक्स अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बूस्ट होगी पक्का। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, स्टडी करके उसके ऊपर पढ़ के आपके लिए वीडियो पक्का लाएंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स में टाइम टेबल, फोकस कैसे इंक्रीज करें, चीज़ें लंबे समय तक याद कैसे करें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो रिसर्च के ऊपर बेस्ड होंगी, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होंगी, और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए साइंस एंड फन मोटिवेशन को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।